देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा आज 20 नवंबर को 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में फर्स्ट फेज की वोटिंग 13 नवंबर को हुई थी और इन सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ अहम सीटों की। नागपुर दक्षिण पश्चिम, जहां से राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। 2008 में परिसीमन के बाद से ही इस सीट पर देवेंद्र फडणवीस का कब्जा रहा है। वहीं उनके सामने महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुटाधे को टिकट दिया है, जो कि 2014 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस से हार चुके हैं। बात करें अगली सीट कोपरी पचपखड़ी की, तो ठाणे जिले की इस विधानसभा सीट से राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में सीट के बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे ने हर चुनाव में यहां से जीत दर्ज की है। उनके सामने इस सीट पर आनंद दीघे के भतीजे केदार तीखे चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट से मौजूदा दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर साल 1991 में हुए उपचुनाव के बाद से ही अजीत पवार ने 7 बार जीत दर्ज की है और उनके सामने उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुंबई शहर में आने वाली पर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने पहले चुनाव में इस सीट से 2019 का विधानसभा चुनाव जीता था। आदित्य ठाकरे के सामने शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा को उतारा गया है, जिन्होंने इसी साल जनवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब बात करें झारखंड की कुछ अहम सीटों के बारे में, तो संथाल परगना की बरहेट सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 बार इस सीट से जीत दर्ज की है। वहीं उनके सामने बीजेपी की तरफ से कमालियल हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है। अगली सीट है गांडिये, जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि इसी साल इस सीट पर हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की थी। उनके सामने बीजेपी की मुनिया देवी चुनावी मैदान में है, जो कि मौजूदा समय में गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। इसके अलावा धनबाद सीट से झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। साल 2000 में बिहार से अलग होने के बाद मरांडी एनडीए के नेतृत्व में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। साल 2006 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था, लेकिन साल 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। उनके सामने सीपीआईएम के राजकुमार यादव चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग लेने और लोकतंत्र के त्योहार की भव्यता को बढ़ाने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने महिलाओं और युवा मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की और उनसे अपनी उच्च भागीदारी के साथ मतदान का रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज राज्य के स्वाभिमान और संविधान की रक्षा के लिए वोट अवश्य डालें। महाविकास अघाड़ी को दिया आपका हर वोट आपकी नौकरियां और प्रोजेक्ट्स की चोरी को रोकेगा, किसानों को फसलों का सही दाम दिलाएगा और 5 गारंटियों से आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने मेटा पर सोमवार को 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मेटा पर यह जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप प्रिवेसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने पर लगाया गया। हालांकि अब मेटा ने इस पर अपना जवाब दिया है। मेटा ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि 2021 के अपडेट ने लोगों के पर्सनल मैसेज की प्राइवेसी में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय यूजर्स के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि इस अपडेट के कारण किसी का भी अकाउंट डिलीट ना हो या व्हाट्सएप सेवा प्रभावित ना हो। यह अपडेट व्हाट्सएप पर
वैकल्पिक बिजनेस फीचर शुरू करने के लिए था और इस अपडेट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी। इसमें हमने बताया था कि हम डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद का सर्वेक्षण कल मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर किया गया, क्योंकि एक याचिका में दावा किया गया था कि यह संरचना मूल रूप से हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थल थी। याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, मस्जिद समिति और संभल के डीएम को याचिका में पक्ष बनाया गया है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया को बताया कि न्यायालय के आदेश अनुसार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण किया गया था, जिस दौरान दोनों पक्ष मौजूद थे और वह रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। भारतीय सेना की महानिदेशक चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर ने मंगलवार को लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप का दौरा किया और चिकित्सा कार्यों की समीक्षा की। सेना की उत्तरी कमान ने एक्स पर बताया कि डीजीएमएस लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर और एएमसी के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट ने सैन्य अस्पताल प्रतापपुर में चिकित्सा कार्यों और रसद की समीक्षा के लिए सियाचिन बेस कैंप और कुमार बेस का दौरा किया। इस दौरान डीजीएमएस ने सैनिकों से बातचीत की और सियाचिन युद्ध स्मारक पर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल मंगलवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के अधिकारियों द्वारा मंदारमणि के समुद्र तट पर अवैध रूप से बनाए गए 140 होटलों को गिराने के कदम को रोक दिया। एक विश्वसनीय सूत्र द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री इस बात से नाखुश थीं कि राज्य सचिवालय को आदेश के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की अनुमति नहीं दी जाएगी। असम कैबिनेट की मंगलवार को हुई एक बैठक में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखने का फैसला किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि 100 साल से भी पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने असम के आधुनिक करीमगंज जिले को श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि बताया था। असम कैबिनेट ने आज हमारे लोगों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाम बदलने की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय आबादी की इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाना है। उन्होंने कहा कि वे ऐतिहासिक दस्तावेज या शब्दकोश संदर्भ की कमी वाले नामों को संशोधित करना जारी रखेंगे। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार को गुरुग्राम में निजी क्षेत्र की कंपनियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए अपने आधे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने प्रैप 4 के तहत जारी अपने आदेश में कहा कि निजी और कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को 20 नवंबर से अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के निर्देशों के अनुपालन में एडवाइजरी जारी करते हुए अजय कुमार ने आगे कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से किए गए हमले की परिस्थितियों में खामियां निकालने के लिए रजनीकांत की फिल्म का उदाहरण दिया और कहा कि पूरी कहानी आसन्न चुनावी हार के मद्देनजर सहानुभूति हासिल करने के लिए एक धोखा लगती है। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख को सोमवार रात उस समय सिर में चोट लग गई जब कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर पत्थर फेंके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह नागपुर जिले में एक चुनावी बैठक में भाग लेने के बाद कटोल लौट रहे थे। इस घटनाक्रम पर फडणवीस ने कहा कि यह कथित हमला महाविकास अघाड़ी द्वारा 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में आसन्न हार से ध्यान हटाने के लिए रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है। 22 ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने मंगलवार को डेविस कप में अपना आखिरी मैच खेला। इस मैच में 38 साल की नडाल को लगातार 2 सेटों में 6-4 और 6-4 से नीदरलैंड्स के बोटिक वान से हार का सामना करना पड़ा है। टेनिस से अपने संन्यास की घोषणा करते हुए राफेल नडाल ने अपने समर्थकों से कहा कि 20 साल के मेरे प्रोफेशनल करियर में आपने अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया और बुरे वक्त में
मुझे खेलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। संन्यास के बाद उन्होंने कहा कि मैं नीदरलैंड्स को इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं और यहां मौजूद स्पेन की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह भी माना जाता था। उन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है और रोलांग गैरो में खेले गए 116 अहम मैचों में 112 में जीत दर्ज की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।